एक शिक्षार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक है अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। बच्चे जब कुछ भी सीखते हैं तो हर बार वो नया नहीं सीखते, बल्कि जब वो पहले कुछ सीख चुके होते हैं तो नए को सीखने में वो उसका प्रयोग करते हैं। वह देखते हैं उसमें कितनी समानता है, पहले सीखे गए ज्ञान को दूसरी बार कैसे प्रयोग किया जा सकता है, किसी नए ज्ञान को सीखने में वो कितना उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा परिस्थितियों में होती हो, केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होती हो। अधिगम स्थानांतरण किसी भी चीज को सीखने में हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और वो मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तब ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जिनको साइकिल चलाना आता है वो मोटरसाइकिल चलाना सीखते समय उसको जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि दो पहियों पर कैसे बैलेंस बनाना है ये उनके लिए, इसके लिए उनका शरीर पहले से प्रशिक्षित होता है। ऐसे ही जो लोग टाइपराइटर पर काम करते थे, जब कंप्यूटर उनके समक्ष आया तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइपिंग करने में उन लोगों को आसानी हुई जिन्होंने टाइपराइटर पर टाइपिंग सीख रखी थी। तो चाहे साइकिल चलाने का मोटरसाइकिल चलाना सीखने में क्या योगदान होता है, या जो लोग मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं उनका कार चलाना सीखने में क्या योगदान होता है, या टाइपराइटर चलाना जिनको आता है कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सीखने में उनको क्या लाभ मिलता है। तो ये जो पहले से सीखा गया ज्ञान है, जब नई परिस्थिति आती है, कोई नई चीज़ सीखनी होती है, कोई नया कौशल विकसित करना होता है, तो उस पर पुराने सीखे गए ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या योगदान होता है, क्या वह उसमें वृद्धि करता है या वह उसमें रुकावट उत्पन्न करता है। जब इन सारे तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं तब हम कहते हैं कि हम अधिगम के स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का किसी अन्य परिस्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव या प्रयोग है। एक परिस्थिति में बच्चे ने जो सीखा है वह दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग कैसे करता है। कोई एक कौशल बच्चे ने सीखा है, उससे उच्चतम कौशल सीखने में क्या पहला सीखने वाला कौशल कुछ सकारात्मक योगदान करता है, या उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो जब इन सारे घटकों की हम चर्चा करते हैं, इन पर चिंतन करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम अधिगम स्थानांतरण के बारे में बात कर रहे हैं। और एक शिक्षक को ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक निरंतर कक्षा में नई नई चीज़ें बच्चों को बताता है, नए नए अनुभव बच्चों को लेने को कहता है। बच्चे लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं, नए नए संप्रत्यय सीखते हैं, नए नए व्याख्याओं को निर्मित करते हैं, लेकिन नई व्याख्याओं को निर्मित करने में उनके पहले से सीखे गए संप्रत्ययों का क्या योगदान हो सकता है, ये शिक्षक को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी शिक्षक उनके पूर्व ज्ञान से उनके नए ज्ञान को प्रभावी ढंग से जोड़ पाएगा। और इसीलिए शायद हम शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में जब मनोविज्ञान से जुड़े विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं, विभिन्न संप्रत्ययों की बात करते हैं, तब हम अधिगम स्थानांतरण की बात भी करते हैं। प्रश्न उठता है, अधिगम स्थानांतरण होता कब है? देखिए, अधिगम स्थानांतरण वास्तव में दो स्थितियों के मध्य समानता और अनुरूपता है। जितनी अधिक समानता एक परिस्थिति की दूसरी परिस्थिति में होगी, उतना अधिक प्रभावी अधिगम स्थानांतरण होगा। जैसे एक बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा है और वही बच्चा ट्राईसाइकिल अर्थात रिक्शा चलाना सीखे या बाइक चलाना सीखे, तो वो किसको चलाना सीखना उसके लिए आसान होगा। यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि ट्राईसाइकिल चलाना उसको आसान होगा, क्योंकि पैडल कैसे चलाते हैं, ब्रेक कहाँ से लगता है, इसकी जो समानताएं हैं वो साइकिल और ट्राईसाइकिल में ज़्यादा हैं, जबकि साइकिल और बाइक में कम है, क्योंकि बाइक में कोई पैडल नहीं होता है।
बाइक में ब्रेक पैर से लगता है, साइकिल में दोनों ब्रेक हाथ से लगते हैं, तो वहाँ थोड़ा अंतर भी है। लेकिन फिर भी बाइक चलाना सीखने में भी साइकिल चलाना योगदान करता है, लेकिन समरूपता किस में ज़्यादा है? समरूपता ट्राई साइकिल चलाने में ज़्यादा है। तो वास्तव में अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थिति आने पर आप कितना सामान्यीकरण कर लेते हैं, कितना सामान्यता उसमें ढूंढ लेते हैं। तो वास्तव में अधिगम स्थानांतरण मात्र सामान्यीकरण है। अधिगम स्थानांतरण दो स्थितियों में एक रूप तत्व, विधि या यदि लक्ष्य समान हो तो बेहतर ढंग से होता है। अर्थात अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये नहीं है कि केवल उनके तत्वों में समानता हो, केवल उनके घटकों में समानता हो। उनकी प्रक्रिया में समानता हो सकती है, उनकी विधियों में समानता हो सकती है, उनके लक्ष्यों में समानता हो सकती है। तो समरूपता या समानता किसी भी आधार पर हो सकती है, और यदि किसी भी आधार पर समानता या समरूपता है तब अधिगम स्थानांतरण अधिक प्रभावी ढंग से होता है। तो जब हम अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं तब हम सामान्यतः उनके बीच संबंधों की पहचान करते हैं। दो परिस्थितियों के बीच कौन से संबंध हैं, और पहले वाली परिस्थिति में जो बच्चे ने सीखा है उसका नई परिस्थिति में प्रयोग की संभावना कितनी है, कितनी संभावना नई परिस्थितियों में पुराने ज्ञान के प्रयोग की है। तो जब ये सारी स्थितियां एक बालक के समक्ष स्पष्ट होती हैं और एक शिक्षक इन सारी स्थितियों के बारे में जानता है, तब वह कक्ष में इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करता है जहां बच्चे अपने सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकें, नई परिस्थिति में पुरानी परिस्थिति से समानता और समरूपता खोज सकें, दो स्थितियों में समान लक्ष्यों, समान घटकों या समान तत्वों की पहचान कर सकें और उनके बीच संबंधों की पहचान कर सकें। तो जब इन सारी चीज़ों को बच्चे देखते हैं तब वे बेहतर ढंग से अपने अधिगम का स्थानांतरण कर पाते हैं। अधिगम स्थानांतरण कई तरह से होता है, कई रूपों में होता है। सामान्यतः अधिगम स्थानांतरण के 3 रूप बताए जाते हैं: सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। हम पहले बात करते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का अर्थ यह है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में समक्ष आने वाले ज्ञान या कौशल को सीखने में सकारात्मक तौर से मदद करे। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि साइकिल चलाना सीखना रिक्शा चलाना सीखने में कितना मददगार हो सकता है, या छोटी कविता, छोटे शब्दों का पढ़ना बड़े वाक्यों को पढ़ने में कितना योगदान दे सकता है। अर्थात भाषा विकास में अक्षरों का शब्दों में योगदान, शब्दों का वाक्यों में योगदान, छोटे वाक्यों का बड़े वाक्यों को समझने और पढ़ने में योगदान, ये एक तरह से सकारात्मक योगदान के उदाहरण हैं। दूसरा आता है नकारात्मक। जो नकारात्मक स्वरूप है उसको आप इस तरह से समझिए कि यदि एक परिस्थिति में कोई चीज़ सीखी है, कोई आदत विकसित हुई है और अचानक से एक नई परिस्थिति आती है, तो पहले वाली आदत या सीखा गया ज्ञान नई परिस्थिति में आपके समायोजन में, सामंजस्य में अवरोध उत्पन्न करता है। एक इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, हम लोग वर्ष भर प्रतिदिन अपनी कॉपी में, किसी कागज़ में अपना हस्ताक्षर करते समय एक तिथि अंकित करते हैं, तिथि, माह और वर्ष। एक वर्ष समाप्त होने पर कैलेंडर बदल जाता है। 2017 समाप्त हुआ, 2018 शुरू हो गया, 18 समाप्त होगा, 19 शुरू हो जाएगा। लेकिन जब जनवरी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम तिथि डालते हैं तो वर्ष पुराना ही डाल देते हैं। जनवरी 18 में हस्ताक्षर कर रहे हैं लेकिन वर्ष 17 लिख देते हैं। ये जनवरी 19 में हस्ताक्षर करेंगे, वर्ष 18 लिख देंगे। वह क्यों है? क्योंकि हमारी आदत पड़ गई और नई आदत में हम उसको ढालने में वो आदत हमें अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो ऐसा कोई सीखा गया कौशल, ऐसा कोई ज्ञान जो नए ज्ञान को सीखने में, नए कौशल को सीखने में जब अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो रहा है। तीसरा होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। जब किसी एक कौशल के सीखने का किसी दूसरे कौशल के सीखने से कोई संबंध नहीं होता है, तब हम कहते हैं
कि वहाँ कोई स्थानांतरण नहीं होता है, अर्थात वहाँ एक कौशल का सीखना एक अलग प्रकार की प्रक्रिया थी, एक नए कौशल का सीखना एक नए प्रकार की प्रक्रिया है। दोनों के बीच कोई समानता नहीं है, दोनों के बीच कोई विरोध भी नहीं है, कोई अवरोध भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति को शून्य अधिगम स्थानांतरण के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। अभी तक हमने बात की अधिगम स्थानांतरण के विविध स्वरूपों की। अधिगम स्थानांतरण के बहुत सारे प्रकार बहुत सारी मनोविज्ञान की पुस्तकों में, शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों में बताए गए। आज चर्चा की दृष्टि से मैं 4 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण पर आपसे बात करूंगा। पहला है पार्श्वीय या लेटरल, दूसरा है अनुलंबीय या वर्टिकल, तीसरा है अनुक्रमिक या सीक्वेंशियल, और चौथा है द्विपार्श्वीय या बाइलेटरल। हम इनकी चर्चा एक एक करके करते हैं। जब हम पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं, अर्थात लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, यह कहा जाता है कि समान स्तर की परिस्थितियों में जब ज्ञान और कौशल का स्थानांतरण या अंतरण होता है तो वह पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें कि बच्चे ने कक्षा में सीखा कि 5 में से 2 को घटाने पर 3 बचता है। उसको गणित की कक्षा में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 1 में, जिस भी कक्षा में वो है, वहाँ उसको सिखाया गया घटाने का सामान्य सवाल। लेकिन उसको घर वो आया, टोकरी में 5 केले रखे थे, उसने 2 केले भूख लगी खा लिए। उसकी माँ ने पूछा टोकरी में कितने केले बचे हैं, तो उसने जो 5 में से 2 के घटाने का अभ्यास अपनी कक्षा में किया था, उसका अनुप्रयोग अपने घर में 5 केलों में से 2 केलों के खा लेने पर बचे हुए केले कितने होंगे ये ज्ञात करने में लगाया। अक्सर इस प्रकार के उदाहरण आप अपने घरों में देखते हैं कि बच्चे जो कक्षा में सीख कर आते हैं उसका उसी स्तर का अनुप्रयोग हम उनके दैनिक जीवन में करवाते हैं, चाहे वो फलों की गिनती हो, चाहे वो सिक्कों की गिनती हो, चाहे बाजार जाने पर कुछ सामान खरीदना हो, तो बच्चे उसी ज्ञान का उसी स्तर पर अनुप्रयोग करते हैं। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण पार्श्वीय या लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। जो दूसरा इसका प्रकार है वह है अनुलंब या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? जब हम वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तब बात है कि बच्चे ने एक स्तर पे जो सीखा, क्या उसी के जैसे उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखने में उसका सीखा गया ज्ञान कुछ उपयोगी हो सकता है क्या? अर्थात कौशल का स्तर बड़ा हो जाता है लेकिन कौशल का स्वरूप समान रहता है। जैसे मैं फिर एक गणित से उदाहरण दूंगा कि गणित की कक्षा में बच्चे को यह सिखाया गया कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर में 0 प्राप्त होता है। 2 को 0 से गुणा करें तो भी 0 प्राप्त होगा, 15 को 0 से गुणा करें तब भी 0 प्राप्त होगा। और बच्चे ने अपनी कक्षा में इसका अभ्यास किया। अचानक से उसके सामने एक ऐसा प्रश्न आया जिसमें कई संख्याओं की गुणा, जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि 255 गुणा 123 गुणा 72 गुणा 0। ये बच्चे के सामने देखिए संप्रत्यय वही है 0 से गुणा, लेकिन गुणा का स्तर बढ़ गया है। यहाँ गुणा 4 स्तरीय हो गई है, उसने सीखा 1 स्तर पर है। लेकिन यदि उसने गुणा 0 देखते ही ये कह दिया कि इस प्रश्न का उत्तर 0 होगा, तो ये एक तरह से वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, अनुलंबीय अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। क्योंकि उसने तो एक संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 आएगा ये अभ्यास किया था, लेकिन उसने संप्रत्यय को अपने अंदर बिठा लिया। उसने संप्रत्यय को समझ लिया कि गणित में कोई भी संख्या हो, यदि उसमें निरंतर गुणा होती है और गुणा में एक बार भी यदि गुणा 0 से होती है तो उत्तर 0 प्राप्त होता है। यदि उसने इस संप्रत्यय को समझ लिया है तो वह उच्च स्तर के गुणन में भी 0 से गुणा होने पर बिना अपना समय व्यर्थ गंवाए, बिना अपना समय खर्च किए सीधे उत्तर को 0 लिख देता है। अर्थात उसने एक परिस्थिति में जो सीखा उसको उच्च स्तर की परिस्थिति में प्रयोग किया। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं गणित से फिर एक उदाहरण लूंगा। बच्चे कक्षा में कुछ संख्याओं का जोड़ना सीखते हैं, कुछ संख्याओं को घटाना सीखते हैं। बच्चों के साथ माता पिता बाजार जाते हैं। उन्होंने दुकानदार से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, उनके अलग अलग मूल्य थे। और मान लीजिए उन्होंने 4 या 5 चीज़ें खरीदी और हर एक वस्तु का अलग अलग मूल्य था और उन्होंने दुकानदार को 2000 रुपये दिए, या बच्चे से कहा कि ये 2000 रुपये दुकानदार को दो
और ये बताओ कि दुकानदार जो पैसे वापस कर रहा है वे सही हैं या नहीं। बच्चे ने पैसों का गुणा भाग नहीं सीखा, बच्चे ने सामान्य दो संख्याओं का जोड़ या दो संख्याओं का घटाना सीखा है। लेकिन यदि वह 4 चीजों के खरीदने पर उनके मूल्यों को जोड़ लेता है, कुल 2000 में से वह मुद्रा घटा देता है और शेष धनराशि कितनी प्राप्त होगी उसका आकलन कर लेता है, उसको ज्ञात कर लेता है, तो यह भी अनुलंबीय स्थानांतरण का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा जो अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है वह है अनुक्रमिक स्थानांतरण या सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? एक ही क्रम में सीखने पर जब पहला सीखा गया कौशल बाद में आने वाले कौशल को सीखने में मदद करे तो यह अनुक्रमिक स्थानांतरण का उदाहरण है। जैसे आपने कभी कक्षा में देखा है क्या कि बच्चे को गुणा और भाग पहले सिखाया गया हो? नहीं, पहले बच्चे को जोड़ और घटाना सिखाया गया है, फिर बच्चे को गुणा सिखाई जाती है, फिर बच्चे को भाग सिखाया जाता है। गुणा और भाग में क्या संबंध है, जोड़ और गुणा में क्या संबंध है, वे संबंध स्पष्ट किए जाते हैं, क्योंकि गुणा को सीखने के लिए जोड़ सीखना आवश्यक है। एक जैसी संख्या के बार बार जोड़ने से बचने के लिए तो गुणा करते हैं, तो अर्थात जोड़ का गुणा से सीधा संबंध है। भाग में जोड़ भी प्रयोग होता है, गुणा भी प्रयोग होती है, घटाना भी प्रयोग होता है। अर्थात जब एक कौशल को सीखने के लिए उससे पहले के कुछ चरणों का, कुछ कौशलों का सीखना आवश्यक हो और कौशल एक क्रम में निर्धारित हो, एक सीक्वेंस में निर्धारित हो, तब इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को हम अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण या सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो सामान्यतः एक ही स्तर पर होता है, क्योंकि यदि वो स्तर उसका बदल जाता है तो फिर वो सीक्वेंशियल नहीं रहता। जैसे यदि कोई कहे कि वर्गमूल सीखने के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग आना आवश्यक है, तो वर्गमूल सीखना सीक्वेंशियल स्थानांतरण का उदाहरण नहीं है, वह अनुलंब स्थानांतरण का उदाहरण है, क्योंकि वर्गमूल गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग से उच्च स्तर का कौशल है। उस कौशल को सीखने के लिए ये कौशल मदद करते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल नहीं है, उस क्रम में नहीं है, उसका वो वर्टिकल है, जबकि ये एक ही स्तर पर होते हैं। तो ये अंतर है अनुलंबीय अधिगम स्थानांतरण में और अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण में। चौथा एक और प्रकार है जो अधिगम स्थानांतरण का है, जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्वीय या बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सामान्यतः एक ही व्यक्ति में होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो दाएं हाथ से काम करने वाले लोग हैं, वो हर चीज को दाएं हाथ से लिखना सीखते हैं, हर काम दाएं हाथ से करना सीखते हैं। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ जाए तो बाएं हाथ से कभी पेंसिल पकड़े बिना, बाएं हाथ से कभी लिखना सीखे बिना भी यदि उनको आवश्यकता पड़ जाए तो वे लिखने का प्रयास करते हैं, वह लिखने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ भी चलने लगता है, वह बाएं हाथ में भी पेंसिल पकड़ लेते हैं जैसे दाएं हाथ से कर रहे थे। उतनी स्पष्टता नहीं आती, लेकिन यदि अभ्यास करें तो वह हो जाता है। अर्थात उन्होंने जो कुछ जीवन में अपने दाएं भाग से सीखा है, जो कुछ जीवन में दाएं हाथ से करना सीखा है, चाहे वह लिखना हो, चाहे जैसे चित्र में देख सकते हैं आप चित्रकारी करना हो, वह धीरे धीरे बाएं हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। और कुछ लोग तो इतने कुशल होते हैं, कुछ लोगों में यह बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या द्विपार्श्वीय स्थानांतरण इतना अच्छा होता है कि वे जो भी दाएं हाथ से सीखते हैं उसको हूबहू बाएं हाथ से भी कर लेते हैं। इसके उदाहरण आपको चित्रकारों में भी देखने को मिलते हैं, कई बार इसके उदाहरण आपको खिलाड़ियों में भी देखने को मिलते हैं कि वो बाएं पैर से फुटबॉल खेलता है और दाएं पैर से भी उतनी ही अच्छी फुटबॉल खेलने लगता है। या क्रिकेट में वो दाएं हाथ का बल्लेबाज है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वह अचानक से बाएं हाथ का बल्लेबाज हो जाता है, जबकि उसने अभ्यास उसका बहुत अधिक नहीं किया होता। इसका हम लोग मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी प्रयोग करते हैं। एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है जिसको हम कहते हैं मिरर ड्राइंग एपरेटस। उस मिरर ड्राइंग एपरेटस में क्या होता है कि जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि उसके सामने एक मिरर होता है और उस शीशे में देख करके उसको जैसा दिख रहा है वैसा ही अंदर सुई घुमानी होती है। तो शीशे में दिखता है दायां और उसको घुमानी पड़ती है बाईं। उससे ये देखा जाता है कि उसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, उसका स्तर क्या है, वो कितने समय में उसको पूरा करता है, कितनी कम गलतियां करता है। और यदि ये प्रयोग लगातार आप बच्चों को कराएं, खासतौर पर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में तो ये प्रयोग खूब कराया जाता है मनोविज्ञान की कक्षाओं में, तो धीरे धीरे बाएं हाथ को भी वही ट्रेनिंग मिल जाती है
जो ट्रेनिंग दाएं हाथ को मिली होती है, और अभ्यास का इस पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो हमने कुल मिलाकर 4 प्रकार के अधिगम स्थानांतरणों की बात आज की चर्चा में की है। पहला पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, दूसरा अनुलंब अधिगम स्थानांतरण, तीसरा द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, और एक था अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। तो ये चारों प्रकार के अधिगम स्थानांतरणों के प्रयोग आपको अपनी कक्षा में देखने को मिलते हैं। अंत में आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम अधिगम स्थानांतरण पर आज चर्चा कर क्यों रहे हैं, शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है, कक्षा कक्ष में हम इसको कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी हम अधिगम स्थानांतरण को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, तो पहली चीज जो हमारे समक्ष आती है वो ये है कि हमें कक्षा कक्ष में ऐसी विषय वस्तु पर बल देना चाहिए, ऐसी विषय वस्तु को ज्यादा ध्यान से पढ़ाना चाहिए जिसकी उपयोगिता अन्य विषयों को सीखने में या उसी विषय के उच्च स्तर के संप्रत्यों को सीखने में हो सकती है। क्योंकि ये सिद्धांत हमें बताता है, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत हमें बताता है कि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बहुत उपयोगी होता है। जो बच्चे पूर्व ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं वे नए ज्ञान को आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही जो कौशल हैं वो कौशल किसी भी प्रकार के हों, उन कौशलों का स्तर समय के साथ बढ़ता जाता है, वे सामान्य से जटिल की ओर जाते हैं। तो बच्चे सामान्य तौर पर जब कोई कौशल सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा उसके उच्च स्तरों को सीखने में। तो कौशलों के सीखने में भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का या अधिगम स्थानांतरण का प्रयोग होता है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो संप्रत्यय है, अधिगम स्थानांतरण का जो संप्रत्यय है, ये विषयों के बीच अंतः संबंधों को खोजने पर बल देता है। गणित का भौतिक विज्ञान से क्या संबंध हो सकता है, विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध हो सकता है, साहित्य का इतिहास से क्या संबंध हो सकता है, साहित्य का विज्ञान से क्या संबंध हो सकता है, भाषा का समाज विज्ञान से क्या संबंध हो सकता है। तो ये जो संबंध हैं, ये संबंध किस पर आधारित हैं? ये समानता और समरूपता पर आधारित हैं, और अधिगम स्थानांतरण का आधार ही समानता और समरूपता है। साथ ही यदि अधिगम स्थानांतरण बच्चे ठीक प्रकार से करना सीख लेते हैं तो वे कक्षा में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका कक्षा के बाहर अंतरण का प्रयास करते हैं। कक्षा के बाहर भी वे उसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देकर आपको बताया था कि उन्होंने कक्षा में घटाना सीखा है तो घर में फलों की गिनती में काम करते हैं, या बाजार में सामान खरीदते समय वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, कितना धनराशि देनी है, कितना धनराशि प्राप्त करनी है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो कक्षा के बाहर और कक्षा कक्ष में भी अधिगम का स्थानांतरण होता है, और अधिगम स्थानांतरण वास्तव में बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास करता है। क्योंकि अंततः हम उनको शिक्षा दे क्यों रहे हैं? ताकि दैनिक जीवन में उनके समक्ष जो समस्याएं आएंगी वे उन समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो सकें। वे उन समस्याओं का समाधान करने के योग्य कैसे होंगे? जब वे अपने सीखे गए ज्ञान का कक्षा कक्ष में विकसित हुए संप्रत्ययों का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में प्रयोग कर पाएंगे, तब वह समस्या समाधान की योग्यता का विकास उनमें होगा। तो अधिगम स्थानांतरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए, शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान को समझने के लिए अधिगम स्थानांतरण को समझना एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आज की चर्चा में हमने आपसे अधिगम स्थानांतरण के मूलभूत संप्रत्ययों, जैसे अधिगम स्थानांतरण के कौन कौन से रूप होते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, शून्य अधिगम स्थानांतरण कब होता है, और उसके विभिन्न प्रकारों जैसे पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कब होता है, समस्तरीय कब होता है, वर्टिकल कब होता है, बाइलेटरल कब होता है, विभिन्न प्रकार के अधिगम स्थानांतरणों को उदाहरण के साथ आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे कि आप इस संप्रत्यय को समझें और जब अपनी शिक्षण अधिगम में कक्षा में क्रियाकलापों का नियोजन करें, उनकी व्यवस्था करें, उनको कराएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के किस कौशल के विकास के लिए किस प्रकार के पूर्व ज्ञान या पहले सीखे गए कौशल का आप प्रयोग कर सकते हैं नए ज्ञान या कौशल को सीखने के लिए। मुझे आशा है कि इस चर्चा के बाद आप अधिगम स्थानांतरण के आधारभूत तथ्यों को समझेंगे और अपने कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में और कक्षा कक्ष जो पाठ्य योजना बनाएंगे और जो भी अभ्यास करेंगे उसमें अधिगम स्थानांतरण के अवसर अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। आपने इस चर्चा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।